ये जीएस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर एमपी जेल प्रहरी जनरल स्टडीज की क्लास सेकंड लेकर आए हैं। क्लास नंबर 1 डल चुकी है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले प्रीवियस ईयर में जो जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को आज हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 ने कहता है एन इलेक्ट्रिक बेल इज प्लेस्ड इनसाइड अ बेल जार। मतलब एक इलेक्ट्रिकल बेल है जो एक बेल जार के अंदर उसे रखा गया है, जो कि मतलब पूरी तरह से बंद किया गया है। इफ द बेल इज रिंगिंग एंड द एयर इज स्लोली रिमूव्ड, मतलब जब बेल बज रही है और यदि उससे धीरे धीरे करके हवा निकाल दी जाए तो उसके बाद में क्या हो जाएगा? वैक्यूम पंप के माध्यम से निकाला जाएगा। तो इस पर जो बेल की साउंड जो होगी उस पर क्या असर पड़ेगा, वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहली बात, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखने से पहले हम आपको जो बेल से निकलने वाले साउंड जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना मैं चाहता हूं। तो पहली बात तो यह है कि जो साउंड जो होगा उसकी मैक्सिमम जो स्पीड जो होती है कहां पर होती है? सॉलिड में। कहां पर होती है बेटा? सॉलिड में। मतलब जो ठोस पदार्थ जो है उसमें आपके साउंड की स्पीड ज्यादा होगी, उसके बाद में लिक्विड में होगी और उसके बाद में किस में होगी? वैक्यूम। किस में होगी? वैक्यूम में होती। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन यहां पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि अब उसमें से क्या होगा? हवा भी निकाल रहे, मतलब क्या होगा? वहां पर निर्वात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्वात। मतलब क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रिक बेल साउंड करेगा उसका साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर जहां बेल रखी हुई है वहां पर क्या जनरेट हो गया? वैक्यूम या निर्वात जनरेट हो चुका है। अब सवाल एक करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है कि जो ऑप्शन नंबर 1, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम डिक्रीजेस। मतलब क्या हो गया? एक समय में साउंड के कारण जो हवा के जो मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशन हो रहा था उसमें धीरे धीरे कमी आएगी। तो एम्पलीट्यूड जो होगा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एयर कॉलम का डिक्रीज होगा, क्योंकि धीरे धीरे हवा वहां से निकाली जा रही है। ओके, तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2, इन द अर्थक्वेक जोन द टाइप ऑफ बिल्डिंग विच गिव्स मोर सेफ्टी। मतलब यह है कि जहां पर भूकंप बहुत ज्यादा आता है तो किस प्रकार की बिल्डिंग है जो ज्यादा सुरक्षित है? तो आपका आंसर होगा अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग। मतलब ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए जो कि भूकंप मतलब उस पर कोई असर ना डाले, ऐसी बिल्डिंग जो होगी भूकंप से सुरक्षा दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। मतलब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताइए, क्वेश्चन कह रहा है। तो बर्निंग द मीथेन जो होगा एक केमिकल चेंज होगा। मतलब क्या हो गया कि जब मीथेन गैस को बर्न किया जाएगा तब उसमें केमिकल, क्योंकि मीथेन एक केमिकल है, तब उसमें क्या हो जाएगा? केमिकल चेंजेस होगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर ये भी नहीं होगा, सब्लिमेशन ऑफ जो होगा ये भी नहीं होगा, मतलब जो कपूर जो है, और डिसॉल्विंग शुगर इन कॉफी ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कि जब आप मीथेन गैस को जलाओगे तब क्या होगा? केमिकल चेंज वहां पर पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीन प्लांट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रिपेयर फूड। मतलब एक प्लांट है उसको खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो आप सभी को पता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। आप सभी को पता है वाटर का इस्तेमाल होता है। आप सभी को पता है मिनरल का इस्तेमाल होता है। आप सभी को पता है सनलाइट का इस्तेमाल होता है। कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल नहीं होगा। यहां पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर है, यहां पर भी है, वाटर यहां पर है और कहीं पर शायद नहीं है, मिनरल्स भी है और सनलाइट भी है। सिंपल सी बात यह हो गई कि यदि कोई भी ग्रीन प्लांट खाना बनाएगा उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है, पानी की जरूरत है, मिनरल की जरूरत है और उसके बाद में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब खाना बनेगा तब खाना कहां पर बनेगा बेटा?
खाना बनता है लीफ में। कहां पर खाना बनेगा? लीफ में। और प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी कहां पर होगी? पत्तियों में होगी या लीफ में होती है। और इस लीफ में जब खाना बनकर तैयार हो जाएगा, अब इस खाने को पौधे के डिफरेंट पार्ट में लेकर जाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम। कौन करेगा बेटा? फ्लोएम। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई कि फ्लोएम जो है आपके पत्तियों से पौधे के डिफरेंट पार्ट में खाना लेकर जाने का काम करता है। इतनी बात भी आपको क्लियर हो गई। अब एक चीज आप और कह रहे होंगे कि सर, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए पानी की आवश्यकता होती। किसकी आवश्यकता होती है? पानी की। जब पानी की आवश्यकता होगी तब पत्तियों में पानी कहां से आएगा? तो पानी कहां से आएगा? रूट से आएगा। कहां से आएगा? रूट से या जड़ से आएगा। जड़ से पत्तियों तक पानी लेकर जाने का काम जो होता है जाइलम, जाइलम नाम का टिश्यू करे। कौन सा टिश्यू करता है? जाइलम टिश्यू करता है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई कि आपका फ्लोएम जो होगा वो आपके पत्ती से खाना लेकर जाएगा और जाइलम जो होगा रूट से आपका पानी लेकर जाएगा पत्तियों तक। क्वेश्चन नंबर 5, इन 1931 रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब 1931 में एक रिजोल्यूशन पास किया गया, फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज एडॉप्टेड एट विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में आपका मौलिक अधिकार और आर्थिक प्रोग्राम की बात को एडॉप्ट किया गया? तो 1931 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, जो सेशन हुआ, कहां पर हुआ? कराची। कहां पर हुआ? कराची। यहां 2-3 बात आपको याद रखना है कि 1931 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में क्या किस किस का रिजोल्यूशन पास किया गया? फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकार का और इकोनॉमिक प्रोग्राम्स का। अब यह आर्थिक प्रोग्राम का यह सेशन कहां पर हुआ था? कराची में। और इस सेशन की अध्यक्षता किसने किया था? नेहरू जी ने किया। किसने किया? नेहरू जी ने किया। और फंडामेंटल राइट और आपका इकोनॉमिक प्रोग्राम का ड्राफ्ट किसने किया? किसने तैयार किया? नेहरू ने। ये 2 बातें आपको याद रखना है कि 1931 का सेशन जो था वो नेहरू ने मतलब जो है उसे उसकी अध्यक्षता की थी। और फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक प्रोग्राम का जो डॉक्यूमेंट बनाने का काम भी नेहरू जी ने किया था। ओके, जब हम 1931 की बात करते हैं तो यहां पर बहुत सारी बातें हमें याद आती है। पहली बात तो 1931 को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था। 1931 को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था और इसी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो यहां पर एक चीज आपको और याद रखनी है कि किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? तो 1931 में हुआ। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1930 में हुआ। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1932 में हुआ। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि गांधी इरविन पैक्ट जो है कब साइन किया गया? तो उसका भी आंसर क्या है? 1931 में किया गया। तो गांधी इरविन समझौता 1931, उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 गांधी जी ने अटेंड किया। उसके बाद आपको एक और बात याद रखना है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 3 हुई थी, उन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया? तो भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम। द एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, द एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई टारगेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। मतलब क्या है कि जो मौद्रिक नीति है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो पहली बात तो यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या काम करती है?
आपके मार्केट में मनी के फ्लो को कंट्रोल करती है। तो यहां पर यदि आपने इकोनॉमिक नहीं पढ़ा होगा, समझने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन थोड़ा धीरज रखो, आपको समझ में आएगा। मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या होता है? मार्केट में मनी के फ्लो को कंट्रोल करना। अब क्या होता है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है, ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में इनका एक एग्रीमेंट होता है, और दोनों आपस में बात करने के बाद में क्या करते हैं, बाजार में जो है मनी के या पैसे के बहाव को या फ्लो को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो पहली बात तो यह हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति जो होती है मार्केट में मनी के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई के द्वारा, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है, और आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपस में तय करते हैं कि किस तरह से मनी फ्लो को रेगुलेट किया जाना चाहिए। उसी के साथ साथ जो होगा एक इन्फ्लेशन, जो क्या होता है, मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं इसको? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का काम भी क्या, ये इन्फ्लेशन क्या होता है कि मार्केट में जो होगा पैसों का बहुत आ जाना या मनी फ्लो का बहुत आ जाना। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि इन्फ्लेशन जो होगा ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई दोनों मिलकर क्या करेंगे, इसे हैंडल करेंगे। मतलब सुनो ध्यान से, फिर से बोल रहा हूं, इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ जाना। अब क्या हुआ, जब पैसा ज्यादा आ जाएगा तो उसे निकाला जाएगा। तो निकाला जाएगा तो किस किस के समझौते के आधार पर निकाला जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों के, मतलब किससे, मतलब दोनों के समझौते के आधार पर वहां मार्केट से पैसा निकाला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, Who among the following is known as the metro man of India? तो आपको पता होगा कि जो मेट्रोमैन जो है एम.ई. श्रीधरन जो है वो क्या होते हैं? एम.ई. श्रीधरन, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये क्या है? मेट्रोमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप सुनिएगा। द बैरन आइलैंड The only active volcano in India is located in, मतलब बैरन आइलैंड जो है एक ऐसा वोल्केनो या ऐसा ज्वालामुखी है जो कैसा है बेटा? एक्टिव है। एक्टिव मतलब जिससे अभी भी मतलब क्या निकल रहा है? मलबा निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, उसके अंदर से कई खनिज पदार्थ निकल रहे हैं। तो एक्टिव जो है सब एक ही है हमारे हिंदुस्तान में, जिसको हम कहते हैं बैरन आपका वोल्केनो या बैरन आइलैंड वोल्केनो के नाम से जाना जाता है। तो ये कहां पर है? ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाएगा। तो 3 चीजें आपको यहां पर याद रखनी है कि जो वोल्केनो जो होते हैं कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। पहला एक्टिव, जिसमें हमेशा लावा निकलेगा, डोरमेंट जो कभी कभी लावा निकलेगा, और एक्सटिंक्ट जिससे कभी नहीं निकला है, करोड़ों लाखों साल हो गए जिससे अभी तक मतलब किसी भी प्रकार की एक्टिविटी दिखाई दी नहीं गई है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि एक्टिव मतलब सक्रिय ज्वालामुखी, डोरमेंट मतलब प्रसुप्त, और आपका जो एक्सटिंक्ट मतलब अक्रिय ज्वालामुखी जो होगा। ये तीनों ज्वालामुखी के मतलब नाम आपसे पूछ लेते हैं। तो एक्टिव वोल्केनो का नाम क्या? बैरन। और डोरमेंट का क्या है बेटा? डोरमेंट जो है ये भी इसका नाम है नारकोंडम, और ये भी नारकोंडम वोल्केनो भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाई जाती है। फिर से मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूं, ज्वालामुखी जो होती है क्या होती है? ज्वालामुखी के मतलब एक मुख होता है, उसको हम क्रेटर कहते हैं, और उसी से क्या निकलता है? लावा निकलता है। अब क्या होगा कि 3 प्रकार की होगी। एक ऐसी ज्वालामुखी है, एक ऐसा वोल्केनो जिससे आपका लावा निकल रहा है, और एक ऐसा वोल्केनो जिसमें कभी कभी लावा निकलता है, और एक ऐसा वोल्केनो जिसमें बहुत दिनों से लावा निकला ही नहीं है। तो जिससे हमेशा निकल रहा है एक्टिव, जिससे कभी कभी निकल रहा है डोरमेंट, और जिससे बहुत साल पहले निकला था उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट वोल्केनो के नाम से जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9,
द चार मीनार इज लोकेटेड इन, भाई साहब चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद में, सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नॉट ज्वाइंट वेंचर इन बाणसागर डैम प्रोजेक्ट? तो सिंपल सी बात यहां पर यह हो गई कि बाणसागर डैम है, इस बाणसागर डैम में कौन से राज्य आए हैं, लेकिन इनमें से कौन सा राज्य पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ जो है ये इसके मतलब इस बाणसागर डैम प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ओके, अब मुझे बताइए कि बाणसागर डैम, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बाणसागर डैम मध्य प्रदेश के किस जिले में बना है? और ये तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि बाणसागर डैम जो है कौन सी नदी पे बना है? सोन नदी पर बना है। और सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक। कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि आपको दो तीन चीजें याद रखनी कि सोन रिवर कहां से? अमरकंटक और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है मध्य प्रदेश के। और क्या होता है कि ये वाला जो बाणसागर डैम जो है मध्य प्रदेश और बिहार और उत्तर प्रदेश का एक ज्वाइंट वेंचर है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो सोन नदी जो है गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जो होगी कौन होगी? सोन होगी। तो मतलब ट्रिब्यूटरी मतलब क्या हो जाएगा? सहायक नदी हो जाएगी। किसकी सहायक नदी? गंगा की सहायक नदी। कहां मिलती है ये? आपके कहां मिलेगी? बिहार में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? बिहार में मिलेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द हावड़ा ब्रिज इज इन वेस्ट बंगाल इज बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? मतलब सिंपल सी बात है कि हावड़ा ब्रिज कहां पर, कौन सी नदी पर बना है? तो आपका आंसर होगा हुगली। मैं आपको बता देता हूं क्या है हुगली। गंगा नदी है और एक गंगा नदी जो है वेस्ट बंगाल में जाकर दो भाग में डिवाइड होती है। पहला जो होगा एक हुगली होगा और दूसरा जो होगा उसका नाम क्या है? पद्मा। क्या है बेटा? पद्मा। तो दो बातें आपको याद रखनी है कि गंगा नदी जो है वेस्ट बंगाल में जाकर दो भागों में डिवाइड होगी। पहला भाग जो डिवाइड होगा उसे हम हुगली कहते हैं और दूसरा भाग जो डिवाइड होगा उसे हम क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। पद्मा जो है बांग्लादेश में चली जाती है और हुगली जो है आपके वेस्ट बंगाल में रहती है। चलो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हुगली के ऊपर बना हुआ है। तो यहां पर हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में क्या हो जाएगा? हुगली और दूसरा क्या हो जाता है? पद्मा रिवर हो जाएगा। अब मुझे बताइए ऑप्शन नंबर सेकंड, महानदी जो है कहां से निकलती है बेटा? ए बी अमरकंटक से निकलती है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है और ब्रह्मपुत्र चाइना से निकलती है और जमुना जो है ये पद्मा और तीस्ता जब आपस में मिलेंगे मतलब ये आपके कहां पर होगा? ये सब कुछ बांग्लादेश में होगा। तो सिंपल सी बातें हो गई। इसको तो अभी छोड़ दीजिएगा, जब ना हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र और गंगा उस समय हम लोग जमुना को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। हुगली का क्या है? गंगा से निकली हुई एक नदी है। महानदी कहां से? अमरकंटक से निकलती, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बहती है। ब्रह्मपुत्र चाइना से निकलती है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है विदेश से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द स्मार्ट सिटीज मिशन वॉज लॉन्च इन द ईयर? मतलब स्मार्ट सिटी का जो मतलब है ना मिशन जो तैयार किया गया 2015 से स्टार्ट किया गया है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमको इतनी अच्छी तरह से आपने सुना। मैं समझ रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और इसी तरह से जो है यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यदि आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल विषय के लिए मैं कोई लेक्चर दूं या वीडियोस बनाऊं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।